ठीक है, तो ये हमारा पढ़ाई का तरीका होगा, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे HC वर्मा करने का। अगर ज़्यादा डिफिकल्टी होगी तो फिर उसको लेवल को थोड़ा आसान कर लेंगे, बट HC वर्मा ही करते हैं, सभी कर रहे हैं तो कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, कर लेंगे। जिनको डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए थोड़ा और समझाने की कोशिश करेंगे, है ना, बट कर लेंगे। HC वर्मा करना कोई बहुत ये नहीं है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। बस हिम्मत रखना, मतलब पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, बट हिम्मत आपको रखना है, तो हिम्मत बनाए रखना, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और क्लास में टाइम पे आया करो भाई, एकदम शार्प 9 बजे एकदम क्लास में अटेंडेंस होनी चाहिए। मैं 9 बजे एकदम शुरू कर दिया करूंगा, 5 मिनट में वेट नहीं करूंगा। अब समय नहीं है, 1.5 साल बच रहा है, 5-5 मिनट। हाँ ठीक है, अभी वेरी गुड। हम्म। 9 बजे वाला स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम पे आया करो क्लास में, ठीक है, एकदम 9 बजे शार्प, 9 बजे क्लास में आया करो प्लीज। चलो, सरफेस टेंशन शुरू करना है ना। चलो आ जाओ। सरफेस टेंशन सबने, आप सबने पढ़ लिया होगा ब्रीफ, सब कुछ आप लोगों ने। 1-2 क्लास तो आपकी लग ही चुकी है, मुझ सबकी लग चुकी थी। मैं ही एक सबसे पीछे मेरा सिलेबस चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बाकी हम लोग आगे बढ़े हैं। तो सरफेस टेंशन में सबसे पहले हमारा जो टर्म आता है वो आता है एक, सपोज करो कि अगर ये कोई लिक्विड है बीकर में, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, जो स्ट्रीमलाइन का फ्लो होता है, फ्लो जो स्ट्रीमलाइन, एक फ्लो होता है, दो तरह का फ्लो होता है। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्बुलेंट। सब क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा रहे हो ना? हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी में बता रहा हूँ, देखो 1 मिनट में बता देता हूँ। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। सर स्ट्रीमलाइन, कलर कर दो, दिखाई नहीं दे रहा। कलर चेंज कर दूं, व्हाइट कर लूं क्या, व्हाइट? यस सर। सर वाइट भी रेड कर लो। रेड नहीं, रेड तो बहुत ज्यादा ये हो जाता है। देखो तो भाई, ये दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर दिख रहा है, पेन साइज सर थोड़ा सा बढ़ा लो तो थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। पेन का मतलब ये नीब, नीब को बोल रहे हो ना, थोड़ा सा फॉन्ट मोटा करना बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, थिकनेस मोटा कैसे होता है मुझे पता नहीं है एक्चुअली, इसको मुझे, मैं पूछता हूँ। और पावर पॉइंट में ये फैसिलिटी है नहीं, ये पावर पॉइंट में ये मुझे मिला नहीं है। साइज, हाँ वही साइज, पता नहीं कैसे मोटा होता है, मुझे पता नहीं है। देखता हूँ अभिषेक, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं कोई बात आपको। नहीं सर। हाँ हाँ, अभी बोलो, ओके सर। कुछ बोल रहे हो क्या? कोई बात नहीं सर, ऐसे ही पढ़ लेंगे, आज ऐसे हाँ ही पढ़ वो, लेंगे। हाँ देखते हैं इसको, मुझे पता नहीं है बहुत। और भी क्लास में स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर फॉन्ट को थोड़ा ठीक कर दो, बट मुझे आता नहीं है वो, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ। चलो व्हाइट ठीक है, व्हाइट थोड़ा सा कंफर्टेबल है, हम लोग सीख लेंगे। तो एक फ्लो होता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और एक हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के पास कुछ वेलोसिटी होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हो? अब जो आप टैप खोलते हो, टैप वाटर जो होता है, नल आप खोलते हो, तो जब नल की वेलोसिटी आप बहुत कम रख रहे होते हो, तो जब नल की वेलोसिटी बहुत कम होती है तो उसका जो पानी का निकलने का जो वो होता है ना, फ्लो होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा, बस एकदम एक एक फ्लो में सब गिरता है, बड़े अच्छे से सब गिर रहा होता है। लेकिन इसी टैप वाटर को जब आप पूरा का पूरा खोल ओपन करते हो, तो पानी एकदम टर्बुलेंट हो जाता है, एकदम उथल पुथल मच जाता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जब तक वो आखिरी वेलोसिटी होता है ना, वो आखिरी वेलोसिटी जहां पे स्ट्रीमलाइन फ्लो, जब तक स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहता है, आखिरी वेलोसिटी जब तक का फ्लो स्ट्रीमलाइन बना रहता है, वो हमारा क्रिटिकल स्पीड कहलाता है। यानी एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद अब वो जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाता, वो टर्बुलेंट बन जाता है। तो वो आखिरी वेलोसिटी जो होता है ना, जहां पे जाकर के स्ट्रीमलाइन अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, अब वो टर्बुलेंट में चला जाता है, वो लास्ट वेलोसिटी जो होता है वो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। और क्रिटिकल, और इसके लिए एक रेनॉल्ड्स नंबर आया था, रेनॉल्ड्स ने एक नंबर अपना दिया था, रेनॉल्ड्स नंबर था ना, रेनॉल्ड्स नंबर था, वो था कुछ आर डिवाइडेड बाय ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एक तो डायमीटर होता था, और मुझे फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ये कुछ इसका नंबर आता था इस, रो वी डी सर, सॉरी, रो वी डी। ओके रो वी डी होता है ना, ठीक है। रो वी और डी होता है, डी इज डायमीटर वेलोसिटी एंड डेंसिटी।
तो इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 2000 के नीचे अगर होता है, एक तो 2000 के नीचे आता है और एक 3000 के ऊपर आता है और 2000 से 3000 के बीच में लाई करता है। 2000 से लेकर के 2000 से बड़ा होगा और ये रेनॉल्ड्स नंबर, और 3000 से छोटा होता था। ये तीन वैल्यूज आप निकालते हो, रेनॉल्ड्स ने ये फॉर्मूला दिया था। इन तीनों में 2000 से अगर नीचे रहता है तो वो स्ट्रीमलाइन रहता है, 3000 से ऊपर अगर रहता है इसका वैल्यू तो ये टर्बुलेंट होता है, और इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा होता था तो वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में जा सकता है, कभी भी टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन में कभी भी आ सकता था। ये ऐसा कुछ होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो सपोज करो कि 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है। कोई टैप, आपने टैप वाटर को खोला, आपने 5 मीटर पर सेकंड से लिक्विड जो है ना फ्लो कर रहा था। 5 से 7 गया, 7 से 8 गया, 9 आपने और खोला, 9 तक गया, 10 तक गया। 10 मीटर पर सेकंड तक सपोज करो कि स्ट्रीमलाइन का अपना जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन कर रखा था। जब आपने टैप वाटर खोला तो फ्लो स्ट्रीमलाइन था 10 मीटर पर सेकंड तक। जैसे ही 10 से ऊपर गया, ये 11 पे जैसे ही पहुंचता है 11 मीटर पर सेकंड, अब इसका फ्लो जो है ना वो टर्बुलेंट हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट तक जाने का जो आखिरी वेलोसिटी होता है ना, ये जो लास्ट वेलोसिटी है स्ट्रीमलाइन वाला, जो लास्ट वेलोसिटी है मैक्सिमम, जहां पर वो अपनी स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी को बचा के रखा हुआ होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ये लास्ट वेलोसिटी, इसके बाद वो अपना स्ट्रीमलाइन वाला सारा प्रॉपर्टी खो देता है। अब वो पूरा का पूरा टैप वाटर टर्बुलेंट फ्लो में चला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। स्पीड बढ़ाने पर टर्बुलेंट बेसिकली उसका जो फ्लो होता है वो सारा प्रॉपर्टी वो खो देता है ना। मतलब जो टर्बुलेंट करने का क्या मतलब है, अगर लिक्विड आपने आपने स्ट्रीमलाइन आपने स्ट्रीमलाइन को कैसे डिफाइन किया होगा भाई? ये जो पार्टिकल होंगे ये यहाँ पर ऐसे आ रहे होंगे, सारे सारे स्ट्रीमलाइन में फ्लो करते हैं, ये हमने से कुछ ऐसे, यूनिफॉर्म होते हैं पार्टिकल्स। हाँ जो भी हमने डिफाइन किया था कुछ ऐसे डिफाइन किया था स्ट्रीमलाइन को। हम ये मान के चले हैं कि स्ट्रीमलाइन अगर ये छोटा होगा, अगर यहाँ पे नोजल छोटा हो गया, मान लो कि यहाँ पे इसका फेस अगर छोटा हो गया, तो जब ये पार्टिकल यहाँ आ रहा होगा तो भी ऐसे ही जाएगा, ये यहाँ आएगा तो भी, अब ये दोनों चिपक जाएंगे ना, अब ये दोनों क्लोज क्लोज हो जाएंगे, लेकिन दोनों ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करेंगे। ये दोनों ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करेंगे, ये दोनों चिपक जाएंगे, ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, काफी क्लोज आ जाएंगे, बट ये दोनों ओवरलैप नहीं करेगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ अ स्ट्रीम लाइन। तो जब स्ट्रीम, अब यही फ्लो जो जब आप टर्बुलेंट फ्लो इसका होने लगता है, यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, इस पे ये टकरा करके, इस पे ये ओवरराइड करके इसको आगे निकल जाएगा। तो ये टर्बुलेंट का ये कारण होता है, इसके पास स्पीड ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होता है तो ये जो है ना इसका मोशन स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाता है, ये दोनों ओवरलैप करने लगते हैं एक दूसरे पे, ये चढ़ के बाहर निकलना शुरू कर देता है, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, वो फ्लो इसका मेंटेन नहीं रह जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ आ जाओ, सरफेस टेंशन में आते हैं, हम लोग पीछे छूट जाएंगे। चलो, तो सरफेस टेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टर्बुलेंट होते हैं हमेशा। जो अंदर का मॉलिक्यूल होता है, ये अंदर का मॉलिक्यूल होता है, अगर इस अंदर के किसी मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखोगे तो ये अपने सराउंडिंग में जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये सिमिलर नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बताओ भाई, इसके सराउंडिंग में अगर हम बल्क में जाएंगे, ये बल्क है ना, ये बल्क मैं बोलूंगा इससे। बल्क मतलब क्या होता है? झुंड होता है। झुंड के किसी मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखोगे तो इसके सराउंडिंग में जो भी रहेगा वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये H2O का मॉलिक्यूल है तो ये भी H2O का मॉलिक्यूल होगा, H2O का मॉलिक्यूल होगा। और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सभी सभी तरफ से लग रहा होगा इस पे, वो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। ये कैसा होगा? फोर्स, सिमेट्रिकल फोर्स होगा। सिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या सिमेट्रिकल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? किसी भी मॉलिक्यूल को इस पानी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर कहीं भी आप जा रहे हो, किसी भी एक मॉलिक्यूल को अगर आप वॉच करोगे तो आप देखोगे कि इसके पास लगने वाला जो फोर्स होगा वो सिमेट्रिकल होगा। हर तरफ से सारा फोर्स क्या लगेगा? सिमेट्रिकल लगेगा। तो अल्टीमेटली ये जो मॉलिक्यूल है, जो बल्क में जो मॉलिक्यूल है, ये बल्क वाला मॉलिक्यूल क्या फील करेगा? जीरो नेट फोर्स फील करेगा ना, नेट फोर्स जीरो होगा। बल्क के मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। बल्क का जो मॉलिक्यूल होगा वो जीरो नेट फोर्स फील करेगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? बल्क का जो मॉलिक्यूल होगा वो जीरो नेट फोर्स फील करेगा। अब हम सरफेस की बात करते हैं। सपोज करो कोई सरफेस पर एक मॉलिक्यूल है, सरफेस पर का मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, वो उसके एक सरफेस की तरफ इसको एयर मिलता है और दूसरे सरफेस की तरफ इसको लिक्विड मिल रहा होता है। तो इसका जो इंटरेक्शन होता है वो दो तरह के फोर्सेस से हो रहा होता था। एक तरफ के मॉलिक्यूल्स इसको वाटर की तरफ, वाटर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा,
ठीक, और दूसरी तरफ इसको एयर अट्रैक्ट कर रहा होता है। एयर का फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत लाइटली डेंस होता है ये क्या होगा, ये लाइटली डेंस होगा। ठीक, एयर होगा या तो फिर लिक्विड के वेपर्स होंगे, जो भी होगा, लिक्विड के वेपर्स भी होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है भाई, ये अगर फोर्स है तो हर तरफ फोर्स का बराबर लगना सिमेट्रिकल कहलाता है। हर तरफ फोर्स का बराबर लगना सिमेट्रिकल। फोर्स जीरो। या अब इस पे अगर सब सब इसको बराबर पुल कर रहे हैं, हर तरफ से इसको बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये नेट फोर्स कितना फील करेगा, ये जीरो फील करेगा। ये नेट फोर्स जीरो फील करेगा। अनसिमेट्रिकल की बात करो तो ये सरफेस पर का मॉलिक्यूल था, ये सरफेस था मेरा। सरफेस पर के मॉलिक्यूल को नीचे तो वाटर मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं, ठीक है, नीचे इसको वाटर मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, बट ऊपर जो है वो एयर खींचेगा, एयर इसको कम, एयर इस पे कम, एयर का जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स का वो कम होगा, बट जो नीचे होगा वो ज्यादा होगा। तो ये जो सरफेस है ये एक नेट फोर्स फील करेगा, ये नेट इनवर्ड फोर्स। इसके पास क्या होगा, एक इनवर्ड अंदर की ओर एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। रात भर ये लोग इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स ये फील करेगा। नोट्स बनाओ भाई, सभी अपने अपने कॉपी निकाल के नोट्स बनाओ, वरना सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में ही फंसे रह जाओगे कल। यही, क्योंकि यही हमारा बेस है। जो सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके उन पर जो फोर्स लग रहा होता है वो असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो सरफेस पर का फोर्स है ये असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फील कर रहे होते हैं ना, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, सिमेट्रिकल नहीं होता है ना, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन्स सरफेस, सर जो सरफेस और क्या नाम है बल्ब के मतलब अट्रैक्शन से होता है, सरफेस और बल्ब के बीच का, बिटवीन का, उसे कह सकते हैं अनसिमेट्रिक ऑफ फोर्स। नहीं नहीं, सरफेस पर का अलग मॉलिक्यूल है। सरफेस पर के मॉलिक्यूल, आखिर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल आकर के कोई रुका है तो सरफेस पर के मॉलिक्यूल आखिर हो क्या रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बल्क के मॉलिक्यूल क्या फील कर रहा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बल्क में जब नीचे जाओगे, वॉल्यूम के अंदर जब आप जाओगे, वॉल्यूम के अंदर जाकर के किसी भी एक मॉलिक्यूल को अगर आप वॉच करोगे तो देखना कि उसके चारों और उसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर नेचर वाले हैं। H2O है तो चारों तरफ से H2O लग रहा होगा। अगर H2O है मॉलिक्यूल सेम है तो लगने वाला मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो दो मॉलिक्यूल से एक दूसरे के बीच में हमेशा लगा रहे होते हैं, वो भी सेम होगा। तो ये जो बंदा है, ये जो अंदर वाला जो है, बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है, बल्क वाला मॉलिक्यूल क्या फील करेगा, जीरो फोर्स फील करेगा, क्योंकि चारों तरफ से इसको सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फील कर रहा होता है, सिमेट्रिकल फोर्स। सब हर तरफ से सिमेट्री है इसके पास, तो नेट इसके पास क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर आप सरफेस पे आते हो तो सरफेस पे जब किसी मॉलिक्यूल को आप वॉच करते हो तो सरफेस पर का नीचे का जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको वो अपनी ओर पुल कर रहा होता है। एयर मॉलिक्यूल है वो उसको अपनी ओर पुल करेगा। लेकिन एयर का जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ही डेंस, उसकी बहुत ही लो डेंसिटी वाला होता है, तो इसका जो फोर्स होता है एयर वाला वो बहुत ही कम रहेगा जो मॉलिक्यूल्स होंगे। अल्टीमेटली क्या करेगा, ये नीचे की ओर एक रिजल्टेंट नेट इनवर्ड फोर्स फील करेगा, हमेशा एक पुल फील करता रहता है नीचे की ओर, हमेशा पुलिंग फोर्स नीचे की ओर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स वो फील करते रहते हैं हमेशा, ऑलवेज। तो यही वो कारण है कि असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन, यही वो कारण है। हाँ, mg भी लगेगा विकास, बिल्कुल लगेगा mg। asymmetric force distribution is responsible for surface tension, यही मेन कारण होता है। प्लीज म्यूट करो भाई जो भी है। सरफेस टेंशन कौन है भाई, म्यूट करो। सरफेस टेंशन, तो जो असिमेट्रिक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सरफेस पर के सारे मॉलिक्यूल्स कैसा फील कर रहे हैं, असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फील कर रहे होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स, हमेशा एक नीचे की ओर एक नीचे की ओर एक, नीचे की ओर जो होता है ना एक मतलब असिमेट्रिक फोर्स का वो एक पुलिंग फोर्स वो फील करते रहते हैं। ठीक है, तो यही वो कारण होता है कि सरफेस का जो सारा का सारा सरफेस होता है ना वो एक टेंशन में रहता है, सारा सरफेस, पूरा का पूरा सरफेस, इस असिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, और यही वो कॉज है, सरफेस टेंशन का कॉज यही होता है, दिस इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सपोज करो आप किसी भी सरफेस को आप ड्रॉ करते हो, किसी भी सरफेस को आप ड्रॉ करते हो, ये जो अगर मान लो ये बीकर था, ये बीकर अगर है, ये बीकर का कुछ ऐसा सर्कुलर शेप होगा, मान लो सर्कुलर शेप है। ठीक है, इस सर्कुलर शेप में मान लो कि इस सर्कुलर शेप, मैं अब सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं बल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा बल्क है, मैं बल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। इस सरफेस को ना मैं ऊपर से निकाल के बाहर ले आया हूँ, ये मेरा सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं बीकर से जो टॉप सरफेस है, सरफेस को लेकर के मैं बाहर आ गया, मैं इसको दिखा रहा हूँ। इस सरफेस पे अगर आप कोई भी एक इमेजनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो ना तो होता क्या है, हम क्या देखते हैं, कोई भी एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लो, कहीं भी कैसा भी ड्रॉ कर लो, कुछ भी,
जो आपका इच्छा है कहीं भी आप ड्रॉ कर लो। तो होता क्या है, देखा ये जाता है कि एक तरफ का जो लिक्विड होता है ना, वो दूसरे तरफ के लिक्विड को अपनी ओर पुल कर रहा होता है। दोनों, जो दोनों हाफ हो गए, इस तरफ का लिक्विड जो होगा वो इसको अपनी ओर पुल करेगा, इस तरफ का लिक्विड होगा वो इसको अपनी तरफ पुल करता है। और अगर आपने जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है, अगर इसका लेंथ एल है, तो ये फोर्स होता है, ये फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो भी इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसे ऐसे ढेर सारे लाइन है ना, इन्फिनाइट लाइंस है। इस स्फीयर पे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सारे लाइंस क्या कर रहे होंगे, सारे लाइंस के एक तरफ के लिक्विड दूसरी तरफ को अपनी ओर पुल करते रहते हैं। सारे पूरे लिक्विड में यही हो रहा होता है। और ये पूरा का पूरा जो सरफेस होता है ना, एक मेम्ब्रेन बन जाता है। मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली होता है ना, एक तना हुआ झिल्ली, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ फील करने लगता है। जो सरफेस होता है ना, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ फील करने लगता है। सरफेस behaves as a stretched membrane, stretched, stretched membrane। अब बिल्कुल, अब अगर आप एक बलून देख रहे हो, जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा को आप फुला रहे हो, फुलाते जाते हो, फुलाते जाते हो, वो कुछ बड़ा शेप ले लेता है। बिल्कुल एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ही है वो जो गुब्बारा है वो बिल्कुल एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। अब अगर इस स्फीयर पे, इस सरफेस पे अगर आप एक कील, जो लोहे की सर कील होती है, हाँ, सर सरफेस ये क्या लिखा हुआ है? सरफेस बिहेव्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खींचा हुआ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हो ना, झिल्ली, जो बत्तख, जो डक का जो पैर होता है, बत्तख के पैर में आपने देखा होगा झिल्ली बना रहता है, उसके सारे पैर जो होते हैं ना, उसमें ये एक स्किन बना रहता है, ये पूरा स्किन रहता है ना, जिसके सहारे वो पानी में आराम से तैर लेता है। स्ट्रेच हो क्यों रहा है ये? क्या स्ट्रेच क्यों हो रहा है? स्ट्रेच सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। जब भी आप किसी भी लिक्विड को, जब आप एक कोई भी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो आप ये फील करोगे लिक्विड में ऐसा होता है कि एक तरफ का जो लिक्विड होता है वो दूसरी तरफ के लिक्विड को अपनी ओर पुल करता रहता है। इस तरफ का लिक्विड इसको अपनी ओर पुल करेगा, इस तरफ का लिक्विड इसको अपनी ओर पुल करता रहता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो अनसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण ऐसा हो रहा होता है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा लिक्विड में इन्फानाइट, ये जो आपने जो लेंथ में, एक लेंथ में दिखा रहा हूँ, ऐसा ऐसा इन्फानाइट लेंथ है। पूरा का पूरा जो लिक्विड होगा ना वो स्ट्रेच फॉर्म में रहता है, ये कारण होता है। ठीक है, दिस इज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। सरफेस, सरफेस का ये बिहेवियर होता है, सरफेस पे ये ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है। और जो ये फोर्स देखा गया है, हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स होता है, जो भी आपने स्ट्रेट लाइन, जो भी आपने ड्रॉ कर रखा है, जो भी आपने इमेजिन कर रखा है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट देते हो। अब यही S बराबर F बाई L होता है, जिसे हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन के रूप में। दिस इज द सरफेस टेंशन। ये क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस हमेशा क्या होता है? टेंशन में होता है। सरफेस क्या होता है? हमेशा टेंशन में होता है। ठीक है, यहाँ से ये आता है। इसका यूनिट अगर निकालना है, यूनिट आप निकाल सकते हो। यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, इसका इसका पूछ देता है। सरफेस टेंशन का यूनिट डायमेंशन पूछा हुआ है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो ये न्यूटन मीटर इनवर्स। न्यूटन मीटर, या इसको न्यूटन में भी तोड़ लेना, अपना देख लेना। तो सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप एक लोहे की कील भी अगर आप रख देते हो ना, लोहा क्या होता है? आयरन, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी से, उसे पानी में डूब जाना चाहिए था। बट आप जेंटली, अगर किसी शांत लिक्विड में अगर आप जेंटली एक लोहे के पिन को अगर आप ले जाकर रखोगे, तो वो इस पे रह जाता है, इस पे ना रहेगा कुछ देर तक। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होता है ना, ये खींचा हुआ होता है, सब के सब तने हुए होते हैं। पूरा का पूरा सरफेस जो होता है ना, वो स्ट्रेच्ड होता है। तो अगर ये स्ट्रेच है तो ये इस पे है। अगर आपने इसमें हल्का सा भी, बैलून क्या है? बैलून पूरा का पूरा स्ट्रेच्ड है, वो पूरा फूला हुआ है। गुब्बारे में अगर आपने एक हल्का सा पिन, एक पूरे गुब्बारे में कहीं भी एक हल्का सा पिन मारा, तो ये पूरा का पूरा गुब्बारा फट जाता है। सेम यहाँ भी यही हो रहा होता है। अगर आपने ये कील रखा हुआ है, तो इस पे जो ये मेम्ब्रेन बना हुआ है, इस सरफेस पे जो मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन इसको रोके हुए है। लेकिन अगर आपने कहीं भी एक हल्का सा पिन मार दिया, तो ये मेम्ब्रेन फट जाता है, और अल्टीमेटली इसको तो डूबना ही था, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। तो कील अल्टीमेटली, अब ये कील कहीं नहीं रुकेगा ना, क्योंकि ये सरफेस, ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा होता है, ये सरफेस पे ही क्रिएट होता है, और कहीं नहीं क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, नीचे इसको इसको रोकने वाला अब नीचे कोई नहीं है, क्योंकि नीचे टेंशन नहीं होता है। सरफेस पे ना एक अलग किस्म का टेंशन आता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है। जो भी आपने इमेजिन कर रखा है, एफ इज परपेंडिकुलर, एफ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो लाइन जो आपने ड्रॉ कर रखा है वो लाइन, एंड टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल टू दी सरफेस, टेंजेंशियल टू दी सरफेस। जो सरफेस होता है ना उसके टेंजेंशियल होता है। ये जो फोर्स होता है, सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स होता है, वो आपने जो भी लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसको परपेंडिकुलर लग रहा होगा,
और ये टेंजेंशियल होता है, जो सरफेस है ना उसके टेंजेंट के अलोंग ही लग रहा होता है, कहीं भी लगेगा तो उसके टेंजेंट के अलोंग लगेगा। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। अब एक दो न्यूमेरिकल्स हैं सर इसमें। हाँ बोलो। सर स्लाइड देखनी है मुझे पीछे वाली थोड़ा सा बस। ठीक है देख लो। ये या ये यस सर यस। ठीक है, प्लीज नोट्स बनाओ भाई, नोट्स का मेमोरी अलग होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इस पे बेस्ड फॉर्मूले पे ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एक सरफेस एनर्जी का एक टॉपिक है, सरफेस एनर्जी हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड है, रस्सी का 5 सेंटीमीटर का पीस लिया गया है, एक सरफेस ऑफ वाटर पे रख दिया गया। ये सरफेस है वाटर का, ये सरफेस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस वाटर के सरफेस पे 5 सेंटीमीटर का एक रस्सी रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स विथ विच द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द थ्रेड, एक साइड का जो द फाइंड द फोर्स विथ विच द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द थ्रेड पुल्स इट। तो एक साइड का जो थ्रेड होगा वो उसको पुल करेगा, इसको आपको फोर्स लगाना। तो एक साइड पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स, एंड जो फोर्स होता है वो मैंने आपको बताया इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाते हो तो आप क्या देते हो, एस विच इज सरफेस टेंशन, एस एल। आपसे यही पूछ रहा है, एस की वैल्यू दे दो 0.076 इंटू लेंथ। इसका लेंथ कितना था, मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 5 को अगर सेंटीमीटर या मीटर में चेंज करोगे तो 0.05 हो जाएगा। ये 6 5 30 हो गया, 7 5 38, 35 इट्स 38, 3 और 2 5, 2 और हो गया। ये अल्टीमेटली आ गया 3.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ गया। ठीक है, एक और सिमिलर सवाल है। वाटर इज केप्ट इन अ बीकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस के बीकर में मैंने पानी रखा हुआ है। ये कुछ बोला, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कंसीडर द डायमीटर ऑफ द बीकर ऑन द सरफेस। इसका डायमीटर आपसे बोल रहा है ना, इसका डायमीटर कोई एक डायमीटर होगा भाई, मान लो उसका एक डायमीटर होगा। फाइंड द फोर्स बाय विच द सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का एक तरफ का सरफेस दूसरे को पुल करता रहता है, मैंने आपको बताया है। अगर ये होगा तो इसके एक तरफ का पानी हमेशा दूसरी तरफ को पुल करता है, ये इसको पुल करता रहता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पे लगने वाला फोर्स एक तरफ जो होगा इसको कितने फोर्स से पुल करेगा, एफ, दिस इज एफ इक्वल्स टू व्हाट। चलो भाई बताओ इसका आंसर, सभी करेंगे। 0.075 न्यूटन। चलो भाई बताओ, ये सही बता रहा है क्या, देखो बताओ भाई सही इसके बता रहा आगे है। एक और जीरो है, जीरो के आगे। That 3.7 into 10 की पावर -3। चलो ठीक है, और भाई और कोई बताओ, किसी का और का आंसर आ रहा है बताओ भाई, और किसी का कुछ आंसर आ रहा है तो पॉइंट। 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा शायद। ओके, और कोई है बताओ, सभी आंसर करो भाई, न्यूमेरिकल से भागने से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। अगर फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप नहीं बना पाओगे तो फिर जिसमें कॉन्सेप्ट होगा वो कैसे बनाओगे, ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बताओ और बताओ भाई। सर 0.0375। सर 0.38 0.38 आ रहा है मेरे तो। 0.38 आ रहा है, 5 लास्ट। 385। ओके चलो ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही है। ये देखो ये जो फोर्स लगता है 0.375 आ रहा है एक का। चलो ये जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको बताया। और ये डायमीटर पूछ रहा है ना, एक डायमीटर पे लगने वाला फोर्स ये पूछ रहा था। नहीं ये 37 ही है। ठीक है। ये डायमीटर पे लगने वाला फोर्स पूछ रहा, ठीक है देखो अभी मैं बता रहा हूँ। ये डायमीटर पे लगने वाला फोर्स पूछ रहा था, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या देते हैं हम, एस एल देते हैं। यही फोर्स निकालना है क्या, एफ बराबर एस एल। एस की वैल्यू दे रखी है 0.075 और लेंथ इसका कितना है, इसका आधा जो है वो डायमीटर, ये रेडियस है ना, दिस इज द रेडियस। और अगर ये पूरा करोगे ना जब ये तो फुल, 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा।
और अगर रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो डायमीटर जो होगा विच इज इक्वल टू लेंथ, डायमीटर ही लेंथ के बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब है 0.1 मीटर। तो 0.075 इंटू 0.1 आया क्या? ठीक है, ये कितना आ गया भाई? 0.0075 आ गया। ये आंसर इसका आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। तो भाई किस किस का आया इतना आंसर? ये तो ये बंदा जो भी है ये सही बता रहा था, बाकी सारे ने गलत बताया है, क्योंकि आप रेडियस लेके चल रहे हो। आपने जो ये आर देखा ना, इसी आर को आपने यूज कर दिया फॉर्मूले में डायरेक्ट। ये लेंथ पूछ रहा था ना, डायमीटर पे इसने पूछा है। डायमीटर को, एक तरफ का डायमीटर दूसरे तरफ को, डायमीटर को वो कैसे पुल कर रहा होगा? तो डायमीटर का लेंथ लेंगे ना हम, लेंथ जो लेंगे हम डायमीटर का लेंगे, एंड डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्लियर है भाई सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, बाकी सब बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। मेरा अगला टॉपिक है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जो जो ये लिक्विड होता है ना, जो ये बल्क का जो मटेरियल होता है, अगर ये मेरा लिक्विड है तो बल्क का जो मटेरियल होता है ये रेस्ट में होता है। ये इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा होता है ना, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो टॉप करके जो सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा एक डाउनवर्ड पुल फील करते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक नीचे की ओर एक पुल फील करता रहता है, क्योंकि नीचे इसके पास एक्स्ट्रा फोर्स होगा, क्योंकि ऊपर का इसका इंटरेक्शन एयर के साथ हो रहा होता है और नीचे इसका इंटरेक्शन लिक्विड के साथ हो रहा होता है। ये पूरा लिक्विड है ना, पूरा लिक्विड है। तो ध्यान से समझो इसका इंटरेक्शन, आपको ये समझना होगा सरफेस टेंशन अराइज हो क्यों रहा है, नीचे क्यों नहीं। अगर सरफेस के मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे वहां सरफेस टेंशन क्यों नहीं मिलता है, ऊपर ही क्यों मिलता है? तो कारण ये है कि भाई नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कोई नेट फोर्स जैसा टर्म नहीं आता है। उन पे लगने वाला फोर्सेस क्या होता है? सिमेट्रिकल होते हैं, इक्वल, एक ही तरह के फोर्स लग रहे होते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो सारा का सारा मिल करके मिल बांट के वो 0 कर देता है, उसको नलीफाई कर देता है। बट टॉप पे जो होता है ना, सरफेस पे ऐसा नहीं होता है। सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होता है वो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन अराइज होता है सरफेस पे। जिसके कारण टेंशन जो होता है वो सरफेस पे अराइज होता है, बल्क में नहीं। बल्क में कोई टेंशन नहीं रहता है, सरफेस पे टेंशन होता है। तो होता क्या है कि जब ये सारे मॉलिक्यूल्स, बल्क जो सरफेस पर के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की ओर एक पुलिंग फोर्स हमेशा फील करते रहते हैं। तो जब इस मॉलिक्यूल्स को जब आप देखोगे ना, इसके जो लेयर को आप अगर देखोगे तो होता क्या है कि जब ये पुलिंग फोर्स फील कर रहा होता है तो ये नीचे की ओर मूव करना शुरू करता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लेयर पर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, कुछ अंदाजा है आपको? अगर आप सोप का फिल्म निकालते हो, सपोज करो कि ये आपने रिंग ले रखा है, ये रिंग है। रिंग को एक साबुन के सॉल्यूशन में आपने डाल के जब आप निकालते हो तो इस पे एक फिल्म बन जाता है क्या? इस पे एक फिल्म बन जाता है। साबुन के सॉल्यूशन में डाल करके इसको निकालोगे तो इस पे एक फिल्म बन जाता है। बहुत ही पतला फिल्म बनता है ना, बहुत ही पतला, बहुत पतला। मतलब जिस पेज पे आप लिख रहे होगे उस पेज से भी 100 गुना पतला ये फिल्म होता है ना। देखो ना इस फिल्म को, कितना ही पतला होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स का जो, अब ये तो इतना पतला होता है, ये तो आप और हम देख रहे हैं कि इतना पतला है। मतलब हमको और आपको तो दिख रहा है भाई कि ये बहुत ही पतला है, बट एक्चुअली में जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे कि इस पतले से जो सोप का जो फिल्म बना, इस फिल्म में भी कम से कम लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख मॉलिक्यूलर लेयर्स मौजूद होते हैं। तो ये आपको समझना होगा। जब अगर मॉलिक्यूल लेवल पे जाओगे, आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो सोप फिल्म जो आपने अंदर से निकाला है, सोप के फिल्म में से, सोप के सॉल्यूशन में जो आप निकाला और जो फिल्म बन गया रिंग पे, ये आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही पतला है, बहुत 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 पतला है। मतलब क्या ही कहा जाए कितना पतला होता है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे इसको तो फील करोगे कि इसके अंदर अभी भी जो है ना, कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मॉलिक्यूलर लेयर्स बने हुए हैं, लेयर्स होते हैं। तो होता क्या है कि इसके पास 2 लेयर होता है। एक जो होता है ना, ये टॉप लेयर होता है कुछ ऐसा, और फिर एक बॉटम का लेयर होता है, और इसके बीच में लिक्विड भरा होता है।
लिक्विड भरा होता है। अगर आप फिल्म की बात करोगे तो मैं फिल्म के बारे में समझा रहा हूँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। अगर ये जो सरफेस का लेयर है ना, ये लेयर अकेले आपको लग रहा है कि भाई ये तो सिर्फ इतना ही लेयर है, बट इसके नीचे अगर आप माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो ऐसा ऐसा जो है ना मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो लाखों लाख करोड़ों करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, जो कि अनसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फील कर रहे होते हैं। तो मैं सोप से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सोप फिल्म से। ये क्या है? ये एक सोप का फिल्म बना, सोप फिल्म। तो सोप फिल्म के पास कुछ एक थिकनेस होगा, कुछ मोटाई होगी, एंड मोटाई होगा तो उसके अंदर क्या होगा? लिक्विड भरा होगा। भाई सोप का फिल्म का लेयर है, ये लेयर बाय लेयर सोप फिल्म है। ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख लेयर्स हैं इसके। तो ये पूरे लेयर में क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अगेन इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या आया? एयर आया, इसके नीचे फिर एयर आया। तो जो लेयर होता है ना, जो सोप फिल्म होता है ना, उसके पास 2 सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेसेस, ठीक है, एंड लिक्विड बिटवीन देम। तो इसको मैं आगे बताना चाह रहा था, बट देख लो, सोप फिल्म, बबल 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 तो बबल डिफरेंट हो गया। सोप फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, बबल की बात नहीं कर रहा हूँ। बबल की मैं बात आगे करूंगा। सोप फिल्म हैज 2 सरफेसेस, हैज 2 surfaces and the liquid in between, and there is liquid in between them. There is liquid in between these surfaces. बताओ भाई, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ रहा है दोनों सरफेस के बीच में क्या रहेगा? दोनों सरफेस के बीच में क्या रहेगा? लिक्विड भरा हुआ होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक भाई? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। है ना? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये। अगर आपको दिख तो रहा है, वो जो फिल्म दिखेगा वो बहुत पतला दिखेगा, बट एक्चुअली में उसके अंदर लाखों लाख मॉलिक्यूलर लेयर्स होते हैं। तो अगर आप सरफेस की बात करोगे तो सोप फिल्म के पास 2 सरफेस होगा, एक टॉप सरफेस एक बॉटम सरफेस, और इन दोनों सरफेस के बीच में लाखों लाख मॉलिक्यूल्स के लेयर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। अगर ये जो जो सरफेस का जो लेयर होता है ना, ये हमेशा टर्बुलेंस में होता है। जो सरफेस पर का जो लेयर होता है, ये आपको दिख नहीं रहा है। अगर ये बॉटल है, इस बॉटल को अगर मैं यहाँ पे रखा हूँ और मैं अगर टेबल को हिलाता रहता हूँ, तो इसका पानी का लेवल जो है ना, वो हिलता रहता है, हिलता रहेगा ना। ये इसका जो सरफेस का जो पानी है, जहां तक ये पानी भरा हुआ होगा, ये पूरा हिलता रहेगा ना। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है एकदम उथल पुथल मचना होता है। जैसे जब आप टैप वाटर खोलते हो, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या था? टर्बुलेंट फ्लो क्या होता था? एकदम मतलब जिग जैग मोशन, टर्बुलेंट मोशन, उथल पुथल। उसको आप मेजर कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पता नहीं, मतलब कोई सारा मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो रैंडमली अपना मूव कर किया जाता है। तो हम इसी को स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया था, मैं स्ट्रीमलाइन मोशन में, जो बर्नौली का इक्वेशन था वो स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए था, क्योंकि उसका स्टडी करना आसान है। टर्बुलेंट का स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम है। भी सारे मॉलिक्यूल्स अपने ही धुन में जो है ना मूव कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी गिलास में पानी भरे हुए हो और उसको आप रखते हो, तो आपको लग रहा है कि उसका जो टॉप सरफेस है, थोड़ा देर रखने के बाद देखोगे उसका टॉप सरफेस जो होगा, वो सरफेस एकदम काम रहता है, एकदम शांत रहता है। लेकिन एक्चुअली में जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने जाओगे, तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो रहता है ना, वो सरफेस पे ना एक उथल पुथल मचा रहता है, एकदम बवंडर, पूरा चक्रवात मचा रहता है उस पूरे सरफेस पे। या ठीक है, उस पूरे सरफेस पे ना एकदम चक्रवात मचा रहता है, बवंडर। सारा का सारा जो सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो टर्बुलेंट में रहते हैं। ठीक है, कारण क्या है? सरफेस टेंशन। सारा का सारा सरफेस पर का जो मॉलिक्यूल है, वो 2 तरह का फोर्स का इंटरेक्शन उससे करना होता है। एक तो एयर, उसके सरफेस के ऊपर एयर होता है और सरफेस के नीचे लिक्विड होता है। तो पूरा का पूरा सरफेस जो होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस में होता है। तो इस एक टर्म को आप लिख लो। सरफेस एनर्जी में बता रहा हूं, सरफेस लेयर्स molecules remain in microscopic turbulence, microscopic turbulence। ठीक है, ये जो सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको लगेगा कि भाई वो तो एकदम शांत है। ग्लास में पानी भर दो, पानी भर के वहां पे रख दो, 1-2 मिनट बाद देखोगे तो वो पूरी तरह से शांत हो चुका है, बट वो शांत नहीं होता है। पूरा उथल पुथल एकदम हलचल मचा रहता है। होता क्या है, जो यहाँ पर का जो मॉलिक्यूल होता है, वो नीचे की ओर हमेशा एक पुल फोर्स की, इस पर का जितना मॉलिक्यूल है, सारा मॉलिक्यूल एक नीचे की तरफ एक पुल फोर्स फील करता रहता है। सारा का मॉलिक्यूल क्या करता रहता है? एक पुल फोर्स फील करता रहता है नीचे की ओर, हमेशा, ऑलवेज। इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, मैंने इसको आपको बताया था ना, मैंने यहाँ पे
पिछली स्लाइड में मैंने लिखा ये हमेशा एक इनवर्ड, एक रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड, अंदर की ओर एक रिजल्टेंट फोर्स फील करता रहता है, रिजल्टेंट फोर्स फील करता रहता है। तो होता क्या है, अब जब ये नीचे की ओर फोर्स फील करता है तो नीचे की ओर मूव करना शुरू करता है। ये जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर मूव करना शुरू करते हैं। ये नीचे की ओर मूव कर रहा है। जब ये नीचे की ओर मूव करता है तो यहाँ पर ना एक वैकेंसी आ जाती है, यहाँ पे एक वॉइड बन जाता है। एक क्या बनता है, वॉइड। वॉइड मतलब एक सूनापन, एक जगह खाली हो जाता है। ये जगह जब ये मॉलिक्यूल नीचे की ओर पुल कर रहा था, नीचे की ओर एक पुलिंग फोर्स फील कर रहा था, धीरे धीरे नीचे मूव करने लगता है। जब ये नीचे मूव करता है तो अपनी जगह को खाली कर देता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक वॉइड बन जाएगा, वैकेंसी। यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी। इस वैकेंसी को भरने के लिए अब नीचे से एक मॉलिक्यूल ऊपर उठ करके जाता है। यहाँ से मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऊपर उठ करके जाएगा इस वैकेंसी को भरने। जब इस वैकेंसी को भरने आ रहा होता है तो इसका सामना उसी फोर्स से होता है जो एक अनसिमेट्रिकल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पे जो फील कर रहा होता है। जब ये मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की ओर इस वॉइड को भरने आएगा, यहाँ पे वॉइड बन चुका है, ये खाली हो चुका है, इसको भरने के लिए नीचे से एक मॉलिक्यूल ऊपर उठ के आता है। जब ये मॉलिक्यूल ऊपर उठ करके आ रहा होता है तो ये जो सारे फोर्स है, ये एक फोर्स नीचे की ओर लग ही रहा है, हर जगह एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा होता है। तो जब ये इसको भरने जा रहा होता है, इसका सामना जो है ना इस फोर्स से होता है, ये इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, जो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, फोर्स नीचे लग रहा होता है, ये जबरदस्ती ऊपर जा रहा होता है। फोर्स नीचे लग रहा है, ये जबरदस्ती ऊपर जा रहा होता है। तो इससे लड़ते झगड़ते क्या करता है, ये मॉलिक्यूल उस जगह को जाकर के भर लेता है। जब ये मॉलिक्यूल उस जगह को भरता है ना, तो इसके कारण होता क्या है कि मॉलिक्यूल एक वर्क डन कर रहा होता है अगेंस्ट दिस इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स। मॉलिक्यूल जबरदस्ती लड़ झगड़ के गया ना भाई उससे, तो मॉलिक्यूल जब मूव किया होगा तो मूव करने के दौरान मॉलिक्यूल ने कुछ वर्क किया होगा। तो वो वर्क किसके अगेंस्ट किया, उसने मॉलिक्यूल ने जो वर्क किया वो इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स के अगेंस्ट जाकर के वर्क किया। और ये सारा का सारा वर्क जो होता है ना, ये इस सरफेस के एनर्जी में जाकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। यानी सरफेस का एनर्जी जो है ना अब बढ़ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बल्क। बल्क के पास जो एनर्जी होगी उससे इसका एनर्जी, सरफेस का एनर्जी जो है ना वो ज्यादा होता है। अभी ज्यादा होता है, ये कैसे अभी भी नहीं समझ में आया होगा। मैं इसको ग्रेविटी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्रेविटी से समझते हैं इसको। आ जाओ, देखो ये मेरा अर्थ होता है, ध्यान से समझो। ये मेरा अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस पे सपोज करो कि मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है, ये मेरा मोबाइल है ना, इस मोबाइल को मैंने इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, इस सरफेस पे मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है। अब इस मोबाइल को मैं जबरदस्ती ऊपर उठा करके मैं ले जा रहा हूँ ना, मैं जबरदस्ती इसको ऊपर उठा के लेकर जा रहा हूँ। ये मोबाइल है, मोबाइल पे अर्थ क्या है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है। अर्थ इसको अपने ओर अट्रैक्ट किए हुए है ना भाई, मोबाइल को विथ mg फोर्स लगा रहा होगा अर्थ इस पे। मैं जबरदस्ती इसको, मेरा जो फोर्स है, मैं इसको एफ एक्सटर्नल की तरफ से, एफ एक्सटर्नल मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ और जबरदस्ती इस मोबाइल को मैं उठा करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ध्यान से समझो इसको, तभी वो समझ में आएगा। जब मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो अगेंस्ट सम फोर्स ऊपर जा रहा होता है। ऊपर वाले फोर्स तो लगा ही रहे होते हैं क्योंकि उसके पास अनसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो नीचे लगा रहा होता है, ये जबरदस्ती ऊपर जा रहा होता है। तो क्या होता है, मैं उस पे आ रहा हूँ, उसको समझाने की मैं ग्रेविटी का यूज कर रहा हूँ। तो ग्रेविटी तो नीचे लग ही रहा था, मैंने जबरदस्ती इस मोबाइल को उठाया अगेंस्ट ग्रेविटी। मेरा जो एफ एक्सटर्नल क्या है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। मैंने अगेंस्ट ग्रेविटी जाकर के क्या किया, इस मोबाइल को उठाया, उठा के मैं लेकर जबरदस्ती में इसको लेकर के यहाँ पे चला आया। ठीक है, अब ये मेरा मोबाइल यहाँ पे आ गया। मैंने सपोज करो कि एच हाइट मैंने इसको रेज किया होगा, मैंने इसको एच हाइट रेज कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझो, ये समझ में आ गया तो भाई तुम्हारा ग्रेविटी का भी चैप्टर जो है ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी को पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ध्यान से समझो इसको, आखिर वो एनर्जी आया कहाँ से, सरफेस पर का जो एनर्जी आया वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आया, वो कैसे एनर्जी गेन कर लेता है सरफेस का एनर्जी। तो मैंने आपको बताया कि नीचे के मॉलिक्यूल्स उस वॉइड को भरने जा रहे हैं, वो जो खालीपन आ चुका था वहां पे उसको वो भरने जा रहा है। लेकिन भरने जाने के क्रम में उसका सामना वो अनसिमेट्रिकल फोर्स से जो है ना उसके डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाता है, सबसे लड़ता भिड़ता रहता है। वो लड़ भिड़ करके वो वहां पे जाके स्टेब्लिश हो जाता है। स्टेब्लिश होने के बाद मैंने आपको ये बताया कि वो जो वर्क किया होगा, जो मॉलिक्यूल नीचे गया होगा, वो जो भी मॉलिक्यूल वर्क किया होगा वो उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया होगा, लड़ झगड़ के वो वापस गया होगा, ऊपर गया होगा। तो वही जो वर्क जो मॉलिक्यूल ने किया ना, इससे लड़ झगड़ के, इसके अगेंस्ट जाकर के, वो सारा का सारा वर्क जो होता है ना वो सरफेस एनर्जी को बढ़ाता है। वही मैं अभी आपको यहाँ पे मैं एनर्जी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा अभी, इसलिए ध्यान से समझो, ये समझ में आएगा तभी वो समझ में आएगा मॉलिक्यूल वाला। तो अर्थ का जो मॉलिक्यूल है, अर्थ पे पेन, अर्थ पे ये मोबाइल रखा हुआ था मस्त, mg से इसको अर्थ अपनी ओर पुल किए हुए था अर्थ। अब इस मोबाइल को मैं ऊपर ले जाना शुरू कर रहा हूँ, मैं जहां भी इस मोबाइल को ले जाऊंगा ना, हर मोमेंट पे एक mg नीचे की ओर लग रहा होगा। हर मोमेंट पे मोबाइल कहीं भी जाएगा ना mg तो लग ही रहा होगा।
mg लग रहा होगा, mg हर जगह लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है, ये mg लग रहा है। मैं जबरदस्ती इसको खींच करके यहाँ पे लेके चला आया, ठीक है। अब ये मेरा जो मोबाइल है वो यहाँ पे आ गया। होता क्या, इसके बाद जब मोबाइल यहाँ पहुंचता है तो इसके पास कुछ एनर्जी आ जाता है क्या? अब अगर मैं इस मोबाइल को छोड़ूं तो कुछ ये नीचे गिर जाता है, यानी इसके पास कुछ एनर्जी है। और जो ये स्टोर्ड एनर्जी होता है इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये एनर्जी हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता है ना, कि हॉरिजॉन्टल पे भी होगा। ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ था, मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले आया, और मगर मैं अगर इसको छोड़ रहा हूँ तो ये वापस मूव करके यहाँ तो नहीं आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, कि हॉरिजॉन्टल में भी हो रहा है? बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा है ना, नो ये सर। सिर्फ वर्टिकल में हो रहा नहीं हो है। रहा सर। हाँ, ये वर्टिकल में हो रहा होता है। तो वर्टिकल में मैंने क्या किया था, वर्टिकल में मैंने अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको पुल किए हुए था, मैं जबरदस्ती इसको ऊपर खींच करके ला रहा हूँ, यहाँ पे ले आया। अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये अर्थ के पास वापस जाएगा। होता क्या है, जब आप इसको राइज कर रहे थे अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप कैसे राइज कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी, वहां जो मॉलिक्यूल जा रहा है ना वो भी अगेंस्ट वो जो एक इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, जो सरफेस पे एक इनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट जबरदस्ती ग्रेविटी, वो जो मॉलिक्यूल है ना वो उस वॉइड को भरने के लिए जा रहा होता है। तो लड़ता झगड़ता वहां पे जा रहा है। मैं भी ग्रेविटी से लड़ रहा हूँ, जब मैंने इसको मोबाइल को उठाया तो मैं भी ग्रेविटी से लड़ रहा था। लड़ते 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 मैंने इसको यहाँ पर लेके चला आया, यहाँ पे लाया, मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इसके पास तो एक एनर्जी था और वो उस एनर्जी को लेके ही चला गया। हॉरिजॉन्टल में ये चीजें नहीं हुई ना, मैं इस मोबाइल को उठा करके यहाँ पे ला के रख दे रहा हूँ, और जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये वापस यहाँ पे नहीं आ रहा है, अपने हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां से मैंने इसको उठाया था वहां पे ही नहीं आया। लेकिन वर्टिकल में अगर आप इसको लेकर के आगे छोड़ोगे तो ये वर्टिकल में ये चेंज हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल में आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क, आप जो वर्क कर रहे थे वो किसी फोर्स के अगेंस्ट जाकर के आपने जबरदस्ती वर्क किया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग में सेम यही सब चीज स्प्रिंग में हो रहा होता है। स्प्रिंग में देखो, हॉरिजॉन्टल में कभी होता है नहीं, होगा ना, हॉरिजॉन्टल में कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये स्प्रिंग फोर्स है, ये मास m है, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा कर इसको मैं पुल कर रहा हूँ। देखो ये क्या होगा भाई, ये स्प्रिंग के साथ क्या होगा भाई, स्प्रिंग कुछ यहाँ चलाएगा, आएगा ना यहाँ पे। सपोज करो कि ये स्प्रिंग को मैंने x डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया, ध्यान से समझो, ये सब कुछ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर एनर्जी स्टोर कैसे होता है, आखिर जो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का स्टोर हुआ वो कैसे हुआ, जो स्प्रिंग अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है वो कैसे स्टोर करता है, ये मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको। जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को अपनी ओर एक एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया ना, ये एक्सटर्नल फोर्स और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसको अपोज करेगा ना, स्प्रिंग इसको अपनी ओर खींचेगा, इस ब्लॉक को स्प्रिंग अपनी ओर खींच रहा होगा, है ना, इस ब्लॉक को स्प्रिंग अपनी ओर खींच रहा होगा। आप जबरदस्ती आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। आपने ये एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट अप्लाई किया, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है। स्प्रिंग फोर्स आपने ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ये अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है। या राइट राइट, माइनस के एक्स होता है जो फोर्स होता है, वो माइनस के एक्स होता है। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है। इस तरफ आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग का फोर्स जो होता है ना वो इस तरफ होता है। देखो ध्यान से, स्प्रिंग का जो फोर्स है ये इस तरफ है क्या, दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा होता है। जो मैंने जो एक्सटर्नल लगाया, एफ एक्सटर्नल लगाया, ये मेरा एफ एक्सटर्नल है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी के लॉन्ग है, ठीक है। तो मैं कुछ वर्क करूंगा, मेरा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो एक्सटर्नल वर्क होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स जो भी मैंने किया, ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे द्वारा जो भी अप्लाई किया गया फोर्स था उसके कारण जो भी वर्क हुआ वो सारा का सारा वर्क जो होता है वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। वो स्प्रिंग के पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर ला करके अगर आप इसको रिलीज करोगे ना, ये जब स्प्रिंग को खींच के जब आपने यहाँ पे लाया तो ये अपने अंदर क्या किया, एनर्जी स्टोर कर लिया। अब अगर यहाँ पे अगर आप रिलीज करोगे तो ये जो है ना वापस से अपनी जगह पे मूव करने की कोशिश करेगा, यानी इसके पास क्या है, यहाँ पे पहुंच के क्या है, ये अपना एनर्जी गेन किया ना, ये एनर्जी गेन किया,
सेम यही सब कुछ चीजें यहाँ पे पहुंच के क्या किया मोबाइल, क्या किया ग्रेविटेशनल गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। क्या मोबाइल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। अगर मैंने इसके अगेंस्ट जाकर के मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर के अगर मैंने कोई वर्क किया तो मेरा सारा का सारा वर्क कहाँ चला गया, उस मोबाइल और अर्थ के सिस्टम के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में चला गया। तो गेन गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ। सेम चीजें मॉलिक्यूल्स में हो रही होती है। जब मॉलिक्यूल्स राइज करके ऊपर जा रहा होता है और अगेंस्ट दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा होता है इसके अगेंस्ट जाता है, तो सरफेस का एनर्जी जो होता है ना वो गेन कर जाता है। गेन इन सरफेस एनर्जी, सरफेस का एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी या फिर गेन इन सरफेस एनर्जी। बढ़ाओ भाई, समझ में आया बताओ। Yes, sir. ठीक है, क्लियर Yes, sir. चलिए सर। है ना। तो ये वो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है, ये वो कॉन्सेप्ट है। आपको ग्रेविटेशन में भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ग्रेविटेशन का एक अच्छा एग्जांपल होता है कि आखिर एनर्जी कैसे स्टोर होता है। और स्प्रिंग का भी एक अच्छा एग्जांपल होता है। स्प्रिंग सिर्फ स्ट्रेच कंडीशन में नहीं है, स्प्रिंग को आप पुश भी करोगे ना तब भी इसमें ये इस पे, अब इस पे मैं उल्टे डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूँ ना, एफ एक्सटर्नल में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो स्प्रिंग क्या होगा भाई, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ये मेरा ब्लॉक हो गया। यस सर। तो अब स्प्रिंग बाहर क्यों, ये मैं इस तरफ स्प्रिंग फोर्स, मेरा फोर्स इस तरफ का है, मैं एक्सटर्नल इस तरफ लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। स्प्रिंग जो है ना वो उल्टा फिर से फोर्स लगाएगा, ये स्प्रिंग का फोर्स है और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, तो स्प्रिंग जो वर्क करेगा वो अगेन निगेटिव करेगा और एक्सटर्नल जो वर्क होगा ये पॉजिटिव होगा और ये स्प्रिंग का वर्क निगेटिव होगा। तो अगेन जिस किसी बंदे ने भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है वो सारा का सारा वर्क, जो भी वो वर्क किया वो सारा का सारा वर्क कहाँ चला गया, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आकर के अगर आप इसको रिलीज करोगे ना, अब अगर आप इसको रिलीज करोगे तो आप देखोगे कि ये अपने जगह को वापस अक्वायर करता है। तो इसका मतलब इसके पास एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आया, जो एक्स्ट्रा फोर्स आपने किया, इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से ये अपने अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी रखने की कैपेसिटी सर आती है। हाँ बोलो। सर जब सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे सर तो नेगेटिव होगा वर्क। हाँ, ये फॉर्मूला होता है ना, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट। यस तो सर। एफ डी कॉस थीटा होता है। यस सर। और अगर दोनों दोनों अगर फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है, हाँ, और इस तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 का बना। 180. यस सर। तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। दिस कॉस -1. 180 जो होता है ये यस सर। -1 के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली जो भी वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डॉट डी हो जाता है, एफ इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जो हम लगा रहे थे, जो हमने जो लगाया, मैंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा था, तो मेरा जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव होगा। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना शुरू किया ना, जैसे ही मैंने फोर्स लगाना शुरू किया तो स्प्रिंग उसको अपोज करता है। भाई स्प्रिंग का काम है, स्प्रिंग उसको अपोज इस डायरेक्शन में करेगा, इधर के डायरेक्शन में करेगा। स्प्रिंग उसको अपोज करा, मैं जबरदस्ती उसके अपोज करने के बावजूद मैं जबरदस्ती इसको लेकर के जा रहा हूँ। तो मेरा जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेता है एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी में यही होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मैं इसको उठा रहा हूँ तो ग्रेविटी हमेशा इस पे वर्क कर रहा है, ग्रेविटी हमेशा उल्टे डायरेक्शन में। मैं इसको उठा रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क कर रहा है, ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क कर रहा है, नीचे की ओर वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटी की एनर्जी में, तो इसका और ग्रेविटी का जो सिस्टम होता है, अर्थ और ये जो मोबाइल का सिस्टम है, इसके एनर्जी में इंक्रीमेंट आता है, इसका एनर्जी बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूल के केस में वही चीज होगा भाई, जब मॉलिक्यूल नीचे से उठ करके वहां जा रहा है, उस वॉइड को भरने के लिए जा रहा है, उस वैकेंसी को भरने के लिए जा रहा होता है, तो उसको लड़ना पड़ता है, वो किसी फोर्स के अगेंस्ट जा रहा होता है। सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट वो जा रहा होता है। तो उस तो फोर्स के सर अगेंस्ट मतलब सर मतलब जब स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे तो वर्क नेगेटिव होगा। बिल्कुल निगेटिव होगा, जी। बिल्कुल कोई डाउट मत रखना, 100% निगेटिव होगा। अगर फिजिक्स की डिफिनेशन में आओगे तो फिजिक्स ऐसे ही डिफाइन किया गया है वर्क को। वर्क का डिफिनेशन फिजिक्स, अगर फिजिक्स के टर्म में, साइंस के टर्म में देखोगे तो वर्क का एक डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो निगेटिव वर्क कर रहा होता है। यस सर। चलो अब इसको मैं डिराइव कर देता हूँ, आ जाओ। ये देखो, ये अगर एक स्लाइडर है, इस स्लाइडर पे क्या रखा हुआ है, एक एलिमेंट, एक वायर रखा हुआ है।
एक स्लाइड वायर है, स्लाइडिंग वायर है, इस पे क्या है, एक स्लाइडिंग वायर है, स्लाइडिंग वायर है, और ये यू शेप का एक स्ट्रक्चर था। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को इस स्लाइड के साथ आप क्या करो, एक सोप के सॉल्यूशन में आप डुबाओ, अगेन साबुन के सॉल्यूशन में डुबाओ, डुबा करके जब निकाल के लाओगे, इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये वर्टिकल नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इस प्लेन पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने हाथ पे रखा हुआ है, मैंने ये वर्टिकल नहीं खड़ा किया है, ये हॉरिजॉन्टल इस पे रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है वर्टिकल ना, ऐसे दिख रहा है ना, ये खड़ा नहीं है, ये ऐसे लेटा हुआ है इस पे हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही आप इसको साबुन के सॉल्यूशन से बाहर निकाल के लाओगे, आप देखोगे इस पे एक सोप का फिल्म बन जाता है ना, कहीं कहीं सोप का फिल्म इस पे बन जाएगा, ये पूरा सोप का फिल्म बन चुका होगा। जैसे ही आप बाहर निकालोगे, आप क्या फील करोगे, इस पे जो ये जो फोर्स, ये जो स्लाइडिंग वायर है, जो फ्रिक्शन लेस है ना, ये फ्रिक्शन लेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, ये जो वायर जिस पे ये रखा हुआ था ना, ये फ्रिक्शन लेस है। तो ये वायर क्या, ये जो सोप का फिल्म होगा, ये पूरा सरफेस होगा, इसके पास है ना, इसके पास क्या है, सरफेस है ना, सोप फिल्म है, इसके पास सरफेस है। ये जो सोप फिल्म है, ये टेंशन में रहेगा, टेंशन में आकर क्या करेगा, इसके कांटेक्ट में अगर ये वायर आता है, तो इस वायर को ये अपनी ओर पुल करता है। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे ना, सोप फिल्म में से इस वायर को आप बाहर निकालोगे, आप देखोगे ना कि ये जो वायर है ना, वो क्लोज एंड, जो ये क्लोजिंग एंड है ना, ये क्लोज सरफेस है, इसके तरफ ये मूव करना शुरू कर देता है, ये इसके तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल, इसका लेंथ अगर एल है, तो दिस फोर्स इज एस एल। बट मैंने आपको बताया कि जो सोप होता है ना, साबुन होता है ना, उसका जो सरफेस होता है, उसके पास दो सरफेसेस होते हैं, मैंने आपको लिखा है ना, साबुन के पास, साबुन का जो फिल्म बनता है, सोप का जो फिल्म बनता है, उसके पास दो सरफेस होते हैं। सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस एंड देयर इज लिक्विड इन बिटवीन द सरफेसेस, और सरफेस के बीच में क्या रहता है, लिक्विड रहता है, वो आपको दिख नहीं रहा है, बट ऐसे ऐसे लाख, 10 लाख, 50 लाख मोलिकुलर लेयर्स होते हैं उस पतले से फिल्म के पास भी, 50 लाख, 100 लाख जो है ना, मोलिकुलर लेयर्स बने होते हैं। मोलिकुलर लेयर्स मतलब क्या, पानी है, तो ये उसकी कुछ मोटाई होगी, इस मोटाई के ऊपर क्या है, एयर है, और इसके नीचे क्या है, एयर है, और इस पूरे में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। दिस इज अ सोप फिल्म, और ये सोप फिल्म है। भाई समझ में आ रहा है क्या सोप फिल्म सबको, कोई है जिसे नहीं समझ में आ रहा है यस सोप सर, आ गया सर, क्या समझ गए। बता रहा हूँ। सर आ गया सर। ठीक है, तो ये सोप फिल्म है, सोप फिल्म की कुछ मोटाई होगी, वो आपको दिख नहीं रहा है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो वो कुछ मोटा होता है। ये देखो, इसके पास दो सरफेसेस आ गए ना, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, और बीच में लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, और ये एक सोप फिल्म है ना, ये सोप फिल्म है। अगेन इसका क्या होगा भाई, देखो इसका जो इसके ऊपर का जो लेयर है, यहाँ का किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, इस सरफेस पर के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, तो इसका इंटरेक्शन दो तरह के मॉलिक्यूल से हो रहा है, एक तो एयर वाला है और एक लिक्विड वाला मॉलिक्यूल है। नीचे इसको लिक्विड से लड़ना है और ऊपर इसको एयर से लड़ना है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉप सरफेस होगा ना, वो अगेन सरफेस टेंशन वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस टेंशन में रहेगा। तो ये जो सरफेस है, ये एस एल, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, एस एल होगा। ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, इस पे अगर आप कोई एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो पूरा का पूरा सरफेस क्या करेगा, एस एल लेंथ, एस एल का एक फोर्स शो करेगा। नीचे आ जाओ, नीचे का सरफेस अगेन, ये किसी भी इस सरफेस पर के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, तो उसका इंटरेक्शन अगेन नीचे एयर से हो रहा है, और बीच में क्या था, लिक्विड था। इस सरफेस के नीचे एयर है, इस सरफेस के ऊपर जो है वो लिक्विड है। तो अगेन ये सारा का सारा मॉलिक्यूल जो होगा, वो जो सरफेस पर का जो मॉलिक्यूल होगा, वो टेंशन में रहेगा, और सरफेस टेंशन वाला फोर्स यहाँ भी लगेगा, यहाँ अगेन एस एल लगेगा। तो ये जो सोप का जो फिल्म है, जो आपने निकाला, ये दो तरीके से इस रॉड को खींचने के लिए, ये जो रॉड इसके साथ अटैच है, इसको एसएल, जो इसके नीचे का जो एक सरफेस होगा, वो इसको एसएल से खींचेगा, वो भी नीचे का जो सरफेस है, वो सरफेस टेंशन में रहेगा, वो इस वायर को नीचे एसएल से खींचेगा। जो टॉप का सरफेस है, ये सरफेस भी टेंशन में है, ये सरफेस भी इस वायर को अपनी ओर एसएल से खींचेगा। तो टोटल जो लगने वाला सोप फिल्म पे जो फोर्स होता है वायर, वो 2 SL होता है। ये एक सोप फिल्म है। बताओ ये 2 SL कैसे है, समझ में आया क्या? वेरी एक बार इंपॉर्टेंट। दोबारा रिपीट कर दो सर। हाँ, रिपीट कर सोप दीजिए। का फिल्म होता है ना, सोप का फिल्म जो होता है वो कुछ थिकनेस वाला होता है। मैं ये बता रहा हूँ, सोप का फिल्म कुछ थिकनेस वाला होता है। ये इतना थिकनेस रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, हमें आपको वो खुली आंखों से वो नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली में इसके पास एक थिकनेस है, कुछ मोटाई है। मोटाई होने का क्या मतलब है, इसके पास दो सरफेस आ जाएगा। भाई ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इसके पास कुछ मोटाई है, ये बिल्कुल एक सोप फिल्म है। मान लो कि ये सोप फिल्म है, इसका एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, और बीच में पानी भरा हुआ है,
ये जो लेयर है ना, ये लाखों लाख लेयर्स हैं, लाखों लाख करोड़ों लेयर्स हैं इसके पास। बीच में पानी भरा हुआ है, ये सरफेस, सरफेस के ऊपर फिर एयर, इस सरफेस के नीचे फिर एयर, और बीच में लिक्विड। तो यहाँ इस सरफेस पर के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे ना, तो उसका इंटरेक्शन दो तरीके से हो रहा होगा, एक तो एयर से इंटरेक्ट हो रहा है और एक लिक्विड से। नीचे के सरफेस, यहाँ पर के सरफेस के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो उसका इंटरेक्शन फिर दो तरीके से हो रहा है। इसके नीचे एयर है, ये एयर से लड़ रहा होगा यहाँ का मॉलिक्यूल, और यहाँ का मॉलिक्यूल अंदर में लिक्विड से लड़ रहा होगा। तो अगेन ये सारा का सारा मॉलिक्यूल जो होगा वो टेंशन में, ये जो सारा का सारा सरफेस होगा, नीचे का जो सरफेस होगा वो टेंशन में आएगा। और इसका फोर्स अगर आप निकालना चाहोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस पर का जो लेयर होगा, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल जो होगा वो टेंशन में आएगा, इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो एसएल होगा। ये सारा का सारा मॉलिक्यूल जो होगा ये टेंशन में रहेगा, इस पर जो लगने वाला सरफेस टेंशन होगा, जो फोर्स होगा वो एसएल डेवलप हो जाएगा। और ये दोनों, और ये पूरा फिल्म जो है ना इस वायर से अटैच है, इस वायर के कांटेक्ट में है, इस वायर के कांटेक्ट में है। तो एक ये जो सरफेस है ये इसको अपनी ओर खींचेगा एसएल से, और ये जो सरफेस है ये सरफेस इसको अपनी ओर खींचेगा एसएल से। तो अल्टीमेटली जो वायर होगा, सोप फिल्म के कांटेक्ट में जो वायर है, ये 2SL फोर्स फील करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सरफेस टेंशन आ गया सर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर सर। तो ये 2SL हो गया। अब सपोज करो कि इसको मैं एक बार और बता दूं, आ जाओ घनश्याम, एक बार और बता देते हैं। सरफेस का जो फिल्म आप समझो ना, सबसे पहले फिल्म समझो। जो आपने, ये आपने रिंग था, रिंग को आपने सॉल्यूशन, साबुन के सॉल्यूशन में डाला और इसको निकाला। निकालने के बाद देखा होगा इस पे एक फिल्म बन जाता है साबुन का, वो बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला। मतलब जो इस पेज पे हम लिख रहे हैं उस पेज से भी ये 100 गुना पतला होता है। यानी वो जो पेज जो आप लिख रहे हो ना, वो इस साबुन के फिल्म से 100 गुना ज्यादा मोटा होता होगा। वो तो हम देख के पता कर लेंगे, हाँ भाई वो जो हमारा जो पेज है वो बहुत मोटा है। बट एक्चुअली में ये सोप का फिल्म जो है ना, ये भी, इसके पास भी लाखों लाख लेयर्स होते हैं। ये जो आपको जो पतला, बहुत ही पतला दिख रहा है ना ये सोप का फिल्म, इसके पास भी लेयर होते हैं। तो मैं इसको एक बड़ा व्यू दिखा रहा हूँ आपको, इतना बड़ा व्यू मैंने दिखा दिया। ये इतना बड़ा होता नहीं है, हम और आप देख नहीं पा रहे हैं, बट एक्चुअली में इतना बड़ा ये होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो ये सोप का फिल्म है, ठीक है। सोप का फिल्म है तो इसके दो सरफेस हो गए ना, एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया, और यहाँ पे लिक्विड है, बीच में लिक्विड होगा। तो अगर ये सरफेस के पास, इस सरफेस के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप वॉच करोगे तो इसका इंटरेक्शन दो तरह के फोर्सेस से हो रहा है। ऊपर में एयर है और नीचे में लिक्विड है, ठीक है। ऊपर में एयर है, नीचे में लिक्विड है। तो इसका जो फोर्स होगा, इस पे लगने वाला फोर्स असिमेट्रिक होगा। और अगर ये असिमेट्रिक है तो दिस इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, यही तो रिस्पॉन्सिबल होता था सरफेस टेंशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस रहेगा ना, ये टेंशन में आएगा। और इस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता था, मैंने आपको बताया। तो अल्टीमेटली ये एसएल हो जाएगा। ये ऊपर का सरफेस का टेंशन मैं बता रहा हूँ। सेम चीजें नीचे हो रही होंगी, नीचे का सरफेस, अगेन इसके नीचे एयर है। ये अगर सोप बबल है, सोप बबल के ऊपर क्या होगा, हवा होगा, नीचे भी हवा होगा। और सोप बबल की मोटाई लाखों लाख मोलिकुलर लेयर्स होते हैं, तो उसके अंदर लिक्विड भरा होगा, ठीक है। चलो एयर, तो अगेन नीचे के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप पकड़ोगे ना, तो इसके पास एक अनसिमेट्रिकल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनसिमेट्रिकल मतलब ये ऊपर लिक्विड से लड़ रहा होगा और नीचे एयर से लड़ रहा होगा। तो इसके पास कैसा फोर्स आया, अनसिमेट्रिकल आया, सेम नहीं आया। लिक्विड अंदर जाओगे तो इसके पास सेम फोर्स होंगे ना, चारों तरफ इसके पास सेम फोर्सेस लग रहे होंगे, चारों तरफ ये सेम मॉलिक्यूल से लड़ रहा होगा। लेकिन ये जो लड़ता है, ये ऊपर तो लिक्विड से लड़ेगा, लेकिन नीचे ये एयर से लड़ेगा। और यही तो वो कॉज होता है सरफेस टेंशन को अराइज करने का। दिस इज रिस्पॉन्सिबल ना। सरफेस टेंशन क्यों आता था, अनसिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही तो आता था सरफेस टेंशन। तो ये सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, इस लेयर पर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये टेंशन में आएंगे। एंड दिस फोर्स अगेन गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू एल। तो अगर इसके साथ किसी आपने एक वायर को अटैच कर दिया, इसके साथ जब आपने एक वायर को अटैच कर दिया, तो ये सोप बबल के दो लेयर हो गए, एक ऊपर वाला लेयर और एक नीचे वाला लेयर। ये लेयर इस वायर को एसएल से खींचेगा और ये लेयर इस वायर को एसएल से खींचेगा। तो अल्टीमेटली ये जो वायर है वो 2SL से इस तरफ खींचा चला जाएगा। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक यस है, सर। है ना। तो ये जो वायर है अब 2SL से, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 2SL नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सोप के पास दो सरफेसेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। सोप के पास, सोप फिल्म के पास, सोप का जो फिल्म बनता है उसके पास दो सरफेस होता है, ठीक है।
चलो, तो इसको 2SL से खींचा मैंने। अब अगेन मैं वही काम करूंगा, मैंने आपको ग्रेविटी बता रखा है, ग्रेविटी मैंने जो कुछ किया मैं यहाँ वही करने जा रहा हूँ। मैं इसको जबरदस्ती एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल में अप्लाई करूंगा। अप्लाई करके मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे ले आया, खींच करके मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, इसको मैंने x डिस्टेंस स्ट्रेच कर दिया, x डिस्टेंस मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया जबरदस्ती। ये सोप का फिल्म तो इसको खींच ही रहा था 2SL से, सोप का फिल्म इस वायर को 2SL से खींच रहा था। मैंने इसको क्या किया, मैंने एफ एक्सटर्नल, अगर मैं भी 2SL मैं लगा दूंगा तो मैं भी इसको खींच के लेके चला जाऊंगा ना। अगर ग्रेविटी इसको mg से नीचे पुल कर रहा था तो मैं भी mg लगाऊंगा, इसको मैं ऊपर की ओर पुल करके लेके चला जाऊंगा। तो यहाँ भी वही कुछ हो रहा होता है। अगर इस वायर को ये सोप फिल्म 2SL से अपनी ओर पुल कर रहा था तो मैं भी 2SL इधर लगा दूंगा। तो मैंने कुछ 2SL का फोर्स एक्सटर्नल मैंने लगाया, लगा करके मैंने इसको x डिस्टेंस से मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसका एरिया बता सकते हो क्या, इसका एरिया कितना हो गया? ये एरिया कितना हुआ भाई बताओ? L into X. सॉरी, L into या ये L एरिया, into X. हाँ ये एरिया LX हुआ। लेकिन ऐसे ऐसे दो एरिया होंगे ना, एक तो अपर वाला सरफेस होगा, सोप फिल्म का जो टॉप सरफेस होगा वो LX एरिया नया बनाया, और जो सोप फिल्म का जो नीचे वाला सरफेस है ये भी एक LX नया एरिया बनाया, है ना? एग्री कर रहे हो क्या इस बात से? Yes, sir. सोप फिल्म का दो सरफेस है ना भाई, तो ऊपर वाला सरफेस है ना वो LX मूव किया आगे, एरिया LX उसका बढ़ गया, ऊपर वाले सरफेस का एरिया बढ़ गया LX, नीचे वाले सरफेस का भी एरिया बढ़ गया LX, तो टोटल LX प्लस LX, दिस इज 2LX। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो अब आ जाओ, अब इसका वर्क मैं निकालना चाहता हूँ ना, मैं इसका वर्क निकालना चाहता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में निकालना चाहता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में निकालना चाहता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, फोर्स बाय एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल मैंने फोर्स अप्लाई किया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज x। मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया, वही जो जिससे फिल्म अपनी ओर खींच रहा था मैंने लगा दिया, तो ये हो गया 2SL इंटू x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, S इंटू 2LX लिख सकता हूँ, और 2LX मेरा इंक्रीज एरिया है, क्या है, यही इंक्रीज एरिया है ना। पहले सोप फिल्म यहाँ तक था ना, यहीं तक था सोप का फिल्म, मैंने सोप फिल्म को जबरदस्ती सोप फिल्म को खींच करके और आगे ले गया। मैं इस रॉड को अगर खींच रहा था, इस वायर को, तो सोप फिल्म इसके साथ साथ खींचा रहा था। तो ये अब कितना हो गया, S टाइम्स सर A हो फिल्म गया। ब्रेक नहीं होगा, तो फिल्म ब्रेक भी तो हो सकता है ब्रेक खींचेंगे नहीं तो। होगा, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ब्रेक नहीं होगा, मैं इतना फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रेच भी उसको नहीं करने जा रहा हूँ, x मेरा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा वर्क जो मैंने किया, जो किसी एक्सटर्नल बंदे ने किया है, वो सारा का सारा वर्क कहाँ जाता है, वो इस सोप फिल्म की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ये जो है ना, यही होता है गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन, ये जो सरफेस का एनर्जी है ना वो बढ़ जाता है, सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल्स टू S टाइम्स A। इसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं ना, इसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, दिस इज U इक्वल्स टू SA। ठीक है, दिस इज द सरफेस एनर्जी। समझ में आया क्या सरफेस एनर्जी भाई, बताओ? Sir. ठीक है, चलो आज के लिए रहने देते हैं, क्लास काफी एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, Okay, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Okay, sir. टाइम पे आया करो ना Thank अगली you, sir. क्लास में। Bye. टाइम पे आया करो प्लीज, टाइम पे आया करो क्लास में। 5 मिनट 10 मिनट भी लेट होता है तो बहुत कुछ छूट जाता है, पढ़ाने के लिए कुछ होता नहीं। ओके घनश्याम।